स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। इस कोल्ड वॉर में जितनी भी परिस्थितियां थी सारी आइडियोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट की थी, मतलब विचारधाराओं की लड़ाई हो रही थी। ऐसी बहुत कम जगह थी जहां पर ये डायरेक्ट हुआ। और डायरेक्ट हुआ कैसे? डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट आपस में भिड़ गए, हथियारों से, विचारों से नहीं। एक्चुअली एक पेपर है, आप उसे मैग्नीफाई से उससे धूप आ रही है और आप फोकस कर रहे हैं। जहां आप ज्यादा फोकस करेंगे वहां पर आग लग जाएगी। ऐसे ही इस विश्व में इस कोल्ड वॉर का सबसे ज्यादा फोकस जहां पर हुआ वहां पर आग लग गई, यानी युद्ध हो गया। लेकिन अच्छी बात यह थी, इस युद्ध को कम से कम करने के लिए पूरी दुनिया जुटी हुई थी। और कम से कम, जैसे कि एक पेपर है, उसके आसपास बम रखे हुए हैं। दिवाली के लिए होते हैं ना, दिवाली आ रही है, आपने एक जगह मैग्नीफाई से फोकस करा और उस जगह पे आग लग गई जहां पर बम नहीं रखे लेकिन थोड़ी दूर पे हैं बम। तो आप जल्दी से जल्दी उस आग को बुझाने की कोशिश करोगे ताकि बम में आग ना लग जाए। यहां पे भी ऐसी हो रहा था। पूरी दुनिया बारूद पे बैठी थी, बस जल्दी से जल्दी बुझा रहे थे, क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर थे, सुपर पावर्स के पास। जैसे कि हमें पता है 1950 और 1953 के बीच में कोरिया में युद्ध हो गया। कैसे? नॉर्थ कोरिया जो था अपना चाइना को समर्थन दे रहा था, सोवियत यूनियन समर्थन दे रहा था। साउथ कोरिया यूएन के सपोर्ट था। यूएन का मतलब इनडायरेक्टली अमेरिका का सपोर्ट। आप आज भी देख लीजिए, जहां भी यूएन है, अफगानिस्तान, पीओके, सब जगह अमेरिका ही बसा हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसकी है और इसने ही बनाया था इसको। तो 27 जुलाई नॉर्थ कोरिया घुस जाता है साउथ कोरिया में, इंचियोन में एक जगह है। अमेरिका के टैंक घूमने लगते हैं वहां पे, लड़ाई वहां से शुरू हो जाती है। और नॉर्थ कोरिया को एक जगह मिल जाती है कायसोंग, साउथ कोरिया को भी एक जगह मिल जाती है सोंगचू। इन दोनों के बाद पूरी दुनिया ने देखा जल्दी से जल्दी रोको, तो 1953 में एक एग्रीमेंट करा दिया, आर्मिस्टिक एग्रीमेंट, जिसमें इन्हें रोक लिया गया। एक्चुअली इनके बीच में अभी भी लड़ाई चलती रहती है। नॉर्थ कोरिया जो सन की है, किम जोंग, वो कहता है अमेरिका अगर मुझ पे मारेगा बम, कोई भी मुझ पे मारेगा, तो मैं साउथ कोरिया को मारूंगा, चाहे किसने भी मारा हो, अमेरिका ने मारा हो। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई चलती रहती है। दूसरा हुआ, दूसरी बार मैग्नीफाइंग ग्लास का फोकस हो गया जर्मनी में, बर्लिन में। वेस्ट वाला फॉलो करता था कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी को, ईस्ट वाला फॉलो करता था यूएसएसआर को। वहां की एक पार्टी थी डेमोक्रेटिक करके, उसने वहां पे वॉल बना दी। कहां पर? बर्लिन में, उसकी राजधानी में। और जब वो वॉल बना दी, इतनी तगड़ी वॉल बनाई, 12 फीट ऊंची, भाई साहब 155 किलोमीटर लंबी चौड़ाई में है, बहुत अच्छी करके तारे उस पर लगाए। लेकिन ऐसा नहीं चला। 1961 में ये बनाई गई थी वॉल। वैसे बर्लिन का युद्ध माना जाता है 1958 से 1962 में, यहीं पे ज़्यादा कॉन्फ्रंटेशन हुआ था। 1961 में वॉल बनाई गई और उसके बाद यहाँ पर अंदर से जो लोग थे जर्मनी के, उनके अंदर भावना आने लगी, हम एक देश में ऐसे अलग कैसे हो जाएं विचारधाराओं को लेके। तो जर्मनी के लोग इकट्ठा हुए, 1 लाख लोग इकट्ठा हुए। ये जो दीवार थी इतनी खतरनाक थी, इसको डेथ स्ट्रिप कहा जाता था। लेकिन घरों के आसपास से भी निकलती थी तो घरों से लोग कूद जाते थे, पैराशूट लेके उड़ जाते थे इसके पास, ट्रक ठोकते थे, पेड़ ठोकते थे, ऐसे तोड़ने की कोशिश करते थे। एक दिन 1 लाख लोग खड़े हुए, निकले घरों से, दबा के मारा दीवारों पे और जाकर दीवारें तोड़ने की कोशिश करी। 5,000 लोग घुस गए अंदर, कईयों की मौत भी हुई। फिर इसी को कहा गया बर्लिन वॉल फॉल। 22 दिसंबर ब्रेडेनबर्ग गेट, एक है बर्लिन वॉल के पास ही था, उसको खोल दिया गया और 1990 में जाकर ये दीवार तोड़ने लगी गई और 1994 में तोड़ दी गई। एक्चुअली कोई भी रिवॉल्यूशन होता है ना, उसके पीछे वहाँ की जनता का बहुत बड़ा मायना होता है। जनता ही है जो सब कुछ कर सकती है, ये लीडर तो एक चेहरा है। उस जनता ने तय कर लिया कि एक बर्लिन में, एक जर्मनी में 2 नहीं हो सकते, एक ही रहेंगे, और एक कर दिया। तो दोस्तों अगला हुआ हमारा कोंगो में। कोंगो में क्या था? कोंगो को पुराना नाम था जायरे। अफ्रीका का देश है, गरीब देश है जायरे। अब जायरे में जो है ये बेल्जियम से आजाद हुआ था। अब बेल्जियम जो है समर्थक है कैपिटलिज्म का, अमेरिका का।
और इसको आज़ाद करवाने में मदद हुई यूएसएसआर की। आ गया ना, आ गया विचारधारा का कन्फ्लिक्ट। अब धीरे चलते चलते 1996 में और 1997 के बीच एक वॉर हो गई, जिसमें बाहर के इंटरनेशनल रेबल्स होते हैं ना, रेबल्स विद्रोही, अंदर कोंगो में घुस गए और सेसी सिको को यहाँ के प्रेसिडेंट को गद्दी से हटा दिया और अपना प्रेसिडेंट लगा दिया। कौन? डिजायर कबीला। जब ये प्रेसिडेंट बन गए, इसके बाद धीरे धीरे चलती रही और 2000 में एक बार और रेबेलियन हो गया, बाहर से रेबेलियन हो गया, विद्रोह हो गया, आतंकवादी आ गए। जायरे इनका वो करता रहा, इनको रिटेलिएट करता रहा, इनको जवाब देता रहा। सूडान ने भी इनका साथ दिया, लेकिन अंत में जाकर सरकार बदल गई। दूसरा वर्ल्ड वॉर। एक्चुअली इस कोंगो वॉर को अफ्रीका का पहला वर्ल्ड वॉर भी कहा जाता है। इतना बड़ा युद्ध पहले नहीं हुआ था। दोबारा से एक सरकार स्थापित हुई, उसी सरकार ने नाम रखा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। ऐसे ये कोंगो बना। दोस्तों, इन 3 जगह बहुत बुरी तरीके से फाइट हुई, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ये सिर्फ विचारधाराओं की ही एक चीज़ डायरेक्ट बदल गई लड़ाई में। और जैसे कि कोरिया में तो नेहरू जी ने, नैम ने बहुत अपना योगदान निभाया था। कोरिया में बहुत मध्यस्थता कराई थी कि ज़्यादा बड़ी ना हो जाए ये युद्ध। जो एग्रीमेंट कराया था ना आर्मिस्टिक का, इसको साथ दिया था। दूसरा, कोंगो में यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने जो है इनके बीच में मध्यस्थता कराई, पीस कीपिंग फोर्स भेजी कोंगो में। हालांकि यहाँ के कुछ वो हुआ था कि उनके सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वो काम नहीं करी पीस कीपिंग फोर्स, लेकिन ऐसे मदद करी। तो दोस्तों, यहाँ पर हुआ था डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन। लेकिन सवाल आता है, डायरेक्ट तो हुआ था, अगर पूरे विश्व में फैल जाता तो क्या गारंटी थी? गलती से किसी की तरफ से न्यूक्लियर चल जाता तो, जैसे क्यूबा में होने ही वाला था। और समझ लो गलती से किसी ने चला दिया, गलती से चल गया, क्योंकि एक्टिव थी सारी मिसाइलें। दूसरे देश को क्या पता कि इसने गलती से चलाया है, वो तो यही सोचेगा उसने शुरू कर दिया, वो भी मारेगा। तो बहुत हद तक लड़ाई के तख्ते पे खड़े हुए थे, फिर भी ये बचा। इसके बाद बड़ी शक्तियों को ये रियलाइज हुआ, क्योंकि यहाँ पर डेथें ज़्यादा हुई थी, यहाँ पर ज़्यादा वो हुआ था कैजुअलिटीज़। बड़ी पावर ने सोचा अब हम अपने जो भी हथियार हैं बड़े बड़े जिनसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है उनको हटा देंगे, आर्म रिडक्शन करेंगे। बहुत सारी ट्रीटीज साइन हुई। इसी को लेकर मैं अगली वीडियो आपके सामने लाऊंगा। आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा। जब तक के लिए जय हिंद।